हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे पहले और भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख लें, उन प्रैक्टिस सेट को कर लें। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस क्वेश्चन और उसके ऑब्जेक्टिव सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आप ऑब्जेक्टिव भी मिस मत करना, वीडियो को स्किप नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, पावलव ने, अल्फ्रेड बिने ने या फ्रीमैन ने? तो इसका आंसर है अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का एकल सिद्धांत दिया था। तो अगले सवाल पे चलते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति कैसे होते हैं? सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण होते हैं, तनाव मुक्त। ये तो गलत हो जाएगा, उपरोक्त दोनों भी गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक और मित्रतापूर्ण होते हैं जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। व्यक्तित्व से रिलेटेड एक वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लें। उसमें व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, किसने कौन सा व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताएं, ये सभी चीज़ें उस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने वीडियो देखा नहीं है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देख लें। अगले सवाल पे चलते हैं। सामाजिक पैमाने के विधि के अनुसार इनमें सुपरस्टार वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, या जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। विभिन्न जोड़ों द्वारा चयन किया जाए, ये भी गलत। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर किसी एक इंसान को पसंद करते हैं तो वही सुपरस्टार कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। अगले सवाल पे चलते हैं। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग युंग, ये युंग लिखा है, युंग द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1912 में, या 1922 में, या 1948 में, या 1910 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1910 में युंग ने व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए साहचर्य परीक्षण विधि का निर्माण किया था, जिसे शब्द साहचर्य परीक्षण विधि कहा गया था। अगले सवाल पे चलते हैं। लंबाई, भार, त्वचा, पैर, आँखों तथा बालों का रंग, विविधता तथा विचलन को क्या कहा जाता है? भावनात्मक अंतर? नहीं, भावनात्मक अंतर तो वो होता है जो हमारे मन में दूसरों के लिए भावनाएं होती हैं, वो भावनात्मक अंतर होता है। भौतिक अंतर या मानसिक अंतर? मानसिक अंतर भी इसमें नहीं आएगा, भावनात्मक अंतर भी नहीं आएगा, कोई नहीं भी। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी चीज़ें लंबाई का डिफरेंस, भार का डिफरेंस, बच्चों में, लोगों में, पैरों का, आँखों का, बालों का। किसी की भूरी आंखें होती हैं, किसी के बाल लंबे होते हैं, किसी की काली आंखें होती हैं, किसी की लंबाई ज़्यादा होती है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। तो ये सभी किस में आते हैं? ये सभी भौतिक अंतर के अंतर्गत आ जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा? तो इसमें क्या होगा? परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति से बच्चे के शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन ये तो ठीक है। स्कूल विद्यालय की सोच नहीं, शैक्षिक माहौल पे स्कूल शिक्षा के बारे में ज़्यादा सोचता है, तो इससे भी बच्चों के कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। परिवार का पेशा या परिवार की सोचनीय भावात्मक वातावरण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा परिवार का पेशा जो होता है, जिससे बच्चे के शैक्षिक पिछड़ेपन पे बहुत असर पड़ता है कि उसके यहाँ क्या होता है, उसके यहाँ पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दी जाती है या नहीं दी जाती है। तो जब इम्पोर्टेंस दी जाती होगी तभी पेरेंट्स भी बच्चे पर ध्यान देंगे और बच्चे का भी पढ़ने में मन लगेगा, तो इसका भी फर्क पड़ता है। अगले सवाल पे चलते हैं। समान आयु वर्ग से संबद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को क्या कहा जाता है? तो ऐसे बच्चे को प्रतिभाशाली बालक तो कहेंगे नहीं, क्योंकि उसमें कमी हो रही है। पिछड़ा बालक, अपवादी बालक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे बालक को पिछड़ा बालक कहा जाएगा जो अपने सहपाठियों से थोड़ा तुलना में कम रहता है शैक्षिक दृष्टि से, तो उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। किसने यह कहा है कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर
नए अंत्य संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। ऐसा किसने कहा है? स्पीयरमैन ने, वारलेट ने, स्किनर ने या लेविन ने? तो इसका आंसर हो जाएगा स्किनर ने। ये कथन स्किनर द्वारा दिया गया है कि सृजनशील मानव मस्तिष्क के द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई वस्तु का सृजनात्मक सृजन कर अंत्य संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। जो मतलब सृजनशील बालक होते हैं वो कुछ चीज़ें सीखते हैं और उनका दूसरी चीज़ों में प्रयोग करके नई चीज़ें बनाते हैं, तो रचनात्मक सृजन कहलाता है। ये सब किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आईपीसी का पूरा अर्थ क्या है? तो आईपीसी का पूरा अर्थ है इंडियन पैनल कोड। क्या अर्थ है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पैनल कोड, जिसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? माता पिता पर, वातावरण परिवेश पर, विद्यालय या वातावरण पर, या समाज पर? समाज में बच्चा बाद में जाता है, विद्यालय में भी बाद में जाता है, वातावरण में भी, मतलब घर से बाहर बाद में निकलता है। सबसे पहले उस पर माता पिता का प्रभाव पड़ता है। अगर यहाँ पे माता पिता नहीं दिया होता तो परिवार दे दिया होता, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। माता पिता पर उसका प्रारंभिक विकास निर्भर होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। सामान्यतः ये देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिकीय नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए समानता, ऑप्शन नंबर बी विभेद, या अवनति, या कीटाणु के जनन द्रव्य का सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? इसमें ऑप्शन ठीक हो जाएगा विभेद का नियम। ये विभेद के अनुसार होता है कि बच्चा अपने माँ बाप से थोड़ा अलग हो सकता है, आनुवंशिक नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में, जिज्ञासु बोलते हैं जिस सब चीज़ को जानने की जिज्ञासा रखता हो, ऐसे छात्र को मोटिवेट करने में निम्न में से कौन सा उपाय कारगर होगा? सजा देंगे तो वो मोटिवेट नहीं होगा। प्रशंसा द्वारा, आलोचना द्वारा, मतलब उसके कार्यों में कमी निकालेंगे तब भी वो मोटिवेट नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रशंसा। जब हम उसकी करेंगे, उसके किसी कार्य की प्रशंसा करेंगे तो वो और मोटिवेट होगा और नई नई चीज़ें जानने की और नई नई चीज़ें करने की कोशिश करेगा और फिर सृजनशील बालकों की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? खेल कूद के जरिए कौन सा विकास होता है? परस्पर सम्मान की भावना, ये भी आ जाती है। सहयोग एवं सामंजस्य की भावना, जब बच्चे खेलते हैं तो एक दूसरे में उनमें यूनिटी बनाने की भावना भी आ जाती है। सामाजिक गुण भी विकसित हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी इसके आंसर हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। क्या बुद्धिमान माता पिता, अभिभावक के बच्चे या संतानें सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? यह कथन कैसा है? हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है जिसके माँ बाप बुद्धिमान हो उसके बच्चे भी बुद्धिमान हो। तो ये तो गलत हो जाएगा। मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, यह ईश्वर पर निर्भर है, मतलब ये भी बात गलत है। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि बुद्धिमान माँ बाप के बच्चे भी बुद्धिमान ही होंगे। निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध हैं, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा क्या होता है? साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, या उन्हें शांति में परिस्थिति मिलती है, या उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? निर्धन परिवारों के जो बच्चे होते हैं, छोटे आकार, जो छोटी फैमिली होती है उससे थोड़े संबद्ध होते हैं, सफल होते हैं, क्योंकि उन छोटे परिवार में उन्हें बेहतर परिस्थितियां मिल जाती हैं और बड़ी फैमिली में ऐसा नहीं हो सकता है, और गरीब फैमिलियों में भी ऐसा नहीं हो सकता है। जो अच्छे परिवार होते हैं, छोटे परिवार, आप सभी ने सुना होगा छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, तो उसमें बच्चों को बेहतर परिस्थितियां मिल जाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों के सामाजिकरण करने की दो विधियों में से एक है स्नेहपरक सजा एवं
दूसरी क्या है, द्वितीय मनोवैज्ञानिक सजा मिलती है, ये भी गलत है। उद्देश्य परक सजा मिलती है, मानसिक सजा मिलती है या अस्थायी सजा मिलती है। तो यहाँ पे बच्चों के सामाजिकरण की दो विधियों में एक स्नेह परक और दूसरी उद्देश्य परक सजा मिलती है, ये आ जाएगी। ये सजा नहीं होती है, उद्देश्य होता है कुछ सिखाने के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। जीवन की शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है, या एक मूल पैतृक भाषाई भाषाज निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है, धीमा या सुस्त प्रशिक्षु बन जाता है, या वयस्क प्रवक्ता बन जाता है। तो अगर जीवन के शुरुआती दिनों में वो कोई भाषा सीख लेता है तो वो उसी भाषा का निवासी बन जाता है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है तो हम हिंदी ही बोलते हैं और बाकी भाषाएं तो हम बहुत कम यूज़ करते हैं। तो अगले सवाल पे चलते हैं। 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे को भाषाई दर परसेंट में बढ़ता है। कितने परसेंट बढ़ता है भाषाई दर 2 से 3 वर्ष की आयु में? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 2 से 10% तक भाषा में वृद्धि होती है 2 से 3 वर्ष की आयु में। अगले सवाल पे चलते हैं। मानवों में विकास सबसे तीव्र गति होती है विकास की कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में विकास तेज होता है, या किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, या यौवन अवस्था में? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में विकास काफ़ी तेज गति से होता है और बच्चे समाज और अपनी स्थिति के अनुसार सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, और इसी अवस्था को स्टैनले हॉल ने संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। सिफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पाँव की ओर, दूरस्थ अंगों की ओर, पाँव से सिर की ओर, या दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों की ओर। तो सिफेलोकोडल की बात हो रही है। सिफेलोकोडल प्रवृत्ति के अनुसार हमारा शारीरिक विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर चलता है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। गर्भधारण से शिशु जन्म की अवधि को, जब से गर्भधारण होता है तब से शिशु के जन्म तक की जो अवधि होती है उसको क्या कहा जाता है? किशोरावस्था, ये तो गलत हो गया। शिशुअवस्था, ये भी गलत हो गया। प्रसव पूर्व काल या वयस्कता, वयस्कता भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसव पूर्व काल। अगले सवाल पे चलते हैं। जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण, 4 चरण दिए इन्होंने, जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? संवेदी मोटर अवस्था, या संचालन पूर्व अवस्था, या साकार मूर्त अवस्था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संवेदी मोटर अवस्था। 0 से 2 साल की अवस्था को ये कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संवेदी मोटर अवस्था। और संज्ञानात्मक विकास के इन्होंने 4 चरण दिए हैं, संवेदी प्रेरक, मूर्त, पूर्व मूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगले सवाल पे चलते हैं। रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए, व्यक्तित्व से एक और सवाल आ गया। व्यक्तित्व का वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ज़रूर देख लेना, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये किसने दिया था रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण? आइसेंक ने, अल्पोर्ट ने, हरमन रोरशा ने, या जीन पियाजे ने? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरमन रोरशा ने रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण दिया था। अगले सवाल पे चलते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जीन पियाजे, बिने, हावर्ड गार्डनर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हावर्ड गार्डनर। और इन्होंने बुद्धि के लिए बहुत सारे तत्वों को उत्तरदायी माना था, जिनमें से भी उन्होंने बुद्धि के लिए परिवेश, शिक्षा, सामाजिक आनुवंशिकता, ये सभी चीज़ें जरूरी मानी थी, इसीलिए उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। अगले सवाल पे चलते हैं। अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता, बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन सा था? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, हावर्ड गार्डनर, या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने कहा था कि अपने आसपास के माहौल जो होता है उसमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके संबंध जोड़ना, ये किसने कहा था? ये हैं जीन पियाजे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं।
थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? व्यवहारिकता का सिद्धांत है, या ज्ञानात्मक सिद्धांत है, मनोविश्लेषण सिद्धांत है, या इनमें से कोई नहीं? तो हम सभी जानते हैं थॉर्नडाइक जो थे वो व्यवहार परक थे, तो उन्होंने व्यवहारिकता के सिद्धांत दिए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कर दो। अगला सवाल है, ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अव्यय क्या कहलाता है? ऑप्शन है हमारे सीमेंटिक, या व्याकरण, या ध्वनि उच्चारण विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की गति की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ध्वनि उच्चारण विज्ञान कहलाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य एवं अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती हो? ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर एक भी ठीक नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसी भी ग्रंथि के द्वारा इसे नियंत्रित नहीं किया जाता, ये स्वयं ही नियंत्रित होती है, तो ये अपने आप में ही मास्टर ग्रंथि होती है। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से कौन सी भावनात्मक विकास से संबद्ध नहीं है? भावनात्मक विकास से किसका रिलेशन नहीं है? भावनाओं की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तन के साथ शुरू होती है। सही बात है, हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तन होते हैं तभी हमारे अंदर भावनाओं की उत्पत्ति होती है। भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। भावनाएं हमारे अंदर जन्म से नहीं होती हैं, जब हम समाज के साथ जुड़ने लगते हैं उसी प्रकार हमारे अंदर भावनाएं आने लगती हैं। क्रोध, प्यार और नफरत वगैरह ये सब जब आती हैं जब हम समाज के साथ जुड़ जाते हैं। अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। वैसे आंसर हमारा मिल गया है। शुरुआत बाह्यकाल के दौरान भावनाओं का प्रचंड रूप नजर आता है, या भावनाएं शारीरिक विकास से असंबद्ध होती हैं? तो इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर है भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता, ये इससे रिलेटेड नहीं है। भावनाएं हमारे मन में जब आती हैं जब हम समाज के साथ जुड़ जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। जन्म से नहीं होती हैं, तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है किस पर? अन्य लोगों के साथ अंत्यक्रिया पर, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने पर, या सभी पर? तो शिशु का सामाजिक विकास की बात हो रही है, तो लोगों के साथ भी होगा, लोगों से मिलने वाले प्यार पर भी निर्भर करेगा, या और दूसरों के साथ अपना ध्यान आकर्षित करने पर भी करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और हमने इस वीडियो में पूरे 30 सवाल कर लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और इसी तरह हम प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे और नए नए टॉपिक पर वीडियोस बनाते रहेंगे। टॉपिक की वीडियो आप मुझे कमेंट करके बता दें किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। और हिंदी का प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखा हो तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट देख लेना। थैंक यू।